उन्होंने फ्लोर टेस्ट हारा नहीं उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अभी भी जो है सत्ता पलट सकती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है और कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में। कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो 2019 में ये मास्टर स्ट्रोक किस तरीके से नहीं था ये बीजेपी बता दे, ये उनके चाणक्य बता दें कि भाई उस वक्त तो तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लग रही थी ये बात कि तुमने गठबंधन टूट जाने दिया, और आज वो तुमने वही चीज थूक के चाट लिया बीजेपी ने, और क्या थूक के चाट लिया। उस वक्त उन्होंने ठाकरे साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। आसाम में बाढ़ आई तो मुंबई बह गया, सरकार बह गई। दिल्ली में मौसम बदला तो वहां सत्ता गिर गई। तो आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जैसा कि कल देखा गया कि अभी तक आकलन लगाया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन अचानक से एक नाम घोषित कर दिया गया कि सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे। नहीं, आपको अगर हमारी पिछली बातचीत याद हो जी, तो मैंने आपसे कहा था कि इस पावर स्ट्रक्चर के 3 पाए थे। एक नागपुर में ब्राह्मण पेशवाई, दूसरा मराठा और तीसरा गुजराती बनिए। तो जो नाराज़गी थी, जो अलग होकर चले थे वो मराठे चले थे, और मराठों ने की नाराज़गी को दूर करने का एकमात्र एक तरीका यही था। और ये इस बात को बताता है कि बीजेपी जो है वो अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कर रही थी, और कहीं ना कहीं शरद पवार साहब की और ठाकरे साहब की नज़र में कुछ चूक हुई और वो इतने बड़े असंतोष को नहीं भांप पाए। पर ये लॉजिकल है क्योंकि उन्हें मराठे बनाने थे, इसलिए एकनाथ शिंदे को उन्होंने ध्वजवाहक बनाया है और मशाल थमाई है बाला साहब की उनके हाथ में। देखना है ठाकरे परिवार क्या करता है, पर ये एक्सपेक्टेड लाइन पर था, एक्सपेक्टेड था। इसमें और भी ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ जो इन्वॉल्व है वो ये है कि अब इसका असर ठाकरे परिवार का वहाँ की राजनीति पे, अगर शिवसेना उनके हाथ से निकल जाती है तो वो इरेलीवेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपसे जो ये कही थी कि बिना लड़े अगर मराठी मानुस हथियार रख देगा तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि 2024 में जो दावेदारी बनकर आ रही है शरद पवार साहब की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बीजेपी ने ऐसा लगता है कि मुझे सुन लिया और वो सारे काम पूरे कर दिए। संजय राउत जी ने एक बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को अपनी बात रखने के लिए 15 दिन का समय दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे को, पूर्व सीएम को, 1 दिन का फ्लोर टेस्ट का समय दिया। तो देखिए, हम जो ये मानकर चलते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पार करने के बाद जैसे ही हम जज के कोर्ट में घुसते हैं तो वहाँ हमें एक अंतर्यामी महाज्ञानी व्यक्ति मिलता है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। जज को कानून चाहे बिल्कुल पता ना हो तो भी जज चलेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि जज शुड बी ए प्रूडेंट वन, प्रज्ञावान होना चाहिए। अब हिंदू जो है और हिंदुस्तान प्रज्ञा का ही मतलब नहीं जानता, तो प्रज्ञावान का मतलब क्या जानता होगा कि प्रूडेंट वन का मतलब क्या है। तो ये एक बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुत्व के नाम पे कोई पार्टी गिर गई है, कोई सरकार गिर गई है। अभी तो यही डिसाइड हो जाए हिंदुत्व क्या है जी, हिंदुत्व के नाम पे ही। तो जो मैं आपसे प्रूडेंट वन की बता रहा था वो सिंपल सी वो इसी हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। आज आपने कह दिया कि साहब सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, एक मामला उसके सामने लंबित है, उससे इसको जोड़ दिया। तो क्या ये 10 दिन तक, ठीक है, कोई पॉलिसी में डिसीजन नहीं ले सकती थी सरकार? ये सरकार चलने देनी चाहिए थी। अब मान लीजिए आपका फैसला इससे उल्टा हो गया तो आप क्या करेंगे? इस सरकार को हटवा कर और फिर तो ये जो संवैधानिक सवाल आया कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट हारा नहीं उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये कह के इस्तीफा दे दिया कि भाई उनको सिक्योरिटी फोर्सेस मिली हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस मिली हैं, उनकी मंशा क्लियर है और वो मराठी मानुस का खून बहता हुआ नहीं देखना चाहते। क्या लग रहा है अभी भी कोई गुंजाइश बाकी, अभी भी जो है सत्ता पलट सकती है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है और कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में, अभी भी ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपसे उस वक्त कहा था, आपने भी हैरत से पूछा कि बॉम्बे हार जाएंगे तो दिल्ली, अगर बॉम्बे जीत ली बीजेपी ने तो वो दिल्ली हार कैसे जाएंगे। तो मैंने उस वक्त भी आपको इस बात के लिए बताया था
कि ये 3 डायमेंशनल चेस है रियल टाइम में। अब बीजेपी पूरी की पूरी अपनी एनर्जी अपने आप को वहाँ पर एस्टेब्लिश करने में और इनकी जड़ें खोदने में लगा देगी। तो वो जो ध्यान उसका इस वक्त दिल्ली पे होना चाहिए था, वो अब बम्बई पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब प्रायोरिटी वो आ जाएगा तो दूसरों को मौका मिल जाएगा कि वो दिल्ली के लिए इनकी लापरवाही का लाभ उठा लें। एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे ने खुल के कहा था इस्तीफे से पहले कि जो भी शिवसैनी सीएम बनना चाहता है आके दावा करे, मैं सीएम की पदवी छोड़ने के लिए तैयार हूं। फिर ऐसे में एकनाथ शिंदे ने खुद अपनी पार्टी से बातचीत ना करके सत्ता छोड़ दी और उसके बाद अब वो दोबारा सीएम बन रहे हैं। क्या लगता है, उद्धव सरकार तो दे रही थी ना उन्हें सीएम पदवी, वो क्यों नहीं बने? जिससे बीजेपी का मकसद कहाँ पूरा होता? बीजेपी देखिए, ये दोनों अलग क्यों हुए? इनके होने की वजह ही ये थी कि उस वक्त शिव सैनिकों को इनकी एक तो भाषा और इनका अहंकार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उससे एक चीज़ और ये साबित हो रही थी कि ये धीरे धीरे बीजेपी वाले शिवसेना को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और उसको एक वसूली पार्टी तक बना के उसकी इमेज को और उसको वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं कि वो इनके रहमो करम पे पले। अच्छा। जबकि बीजेपी को पैर रखने की गुंजाइश ही बाला साहब ने दी थी। पैर रखने की गुंजाइश बाला साहब ने दी थी। हिंदुत्व का मुद्दा अगर उन्होंने नहीं उठाया होता, बाला साहब शुरू में मराठी मानुस की बात किया करते थे, बाद में बीजेपी का नंबर आया है तो, और इसकी धर्म की बात आई है जी। तो आपने कहा मराठी मानुस, है ना, मराठा शब्द ये ना बड़ा सुनने को मिल रहा है जब से एकनाथ शिंदे जो हैं सीएम के लिए उनकी अनाउंसमेंट हुई कि भाई वो अब जो है सीएम बनेंगे। कहा जा रहा है कि जो पहले मराठा साम्राज्य पे हुकूमत चलती थी वो दोबारा इन लोगों ने घेर ली है। बीजेपी वालों ने की मदद से एकनाथ शिंदे जो है वापस सत्ता में आ गए। जो छत्रपति वाला साम्राज्य चलता था वो दोबारा से जो है मराठा साम्राज्य पे इन्होंने कब्जा कर लिया। देखिए, हिंदू पातशाही का श्रेय चाहे शिवाजी राजे को दिया गया, लेकिन मराठी मानुस की जो मानसिकता है, जो उसका मानस है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जी। जब शिवाजी राजे स्वयं अपने आप में राजा बन गए तो राज तिलक का नंबर आया और वहाँ के ब्राह्मणों ने उनको राज तिलक करने से मना कर दिया। और तब गंगा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को बनारस से वहाँ ले जाया गया और 2 करोड़ रुपए उस वक्त बताते हैं कि उसका पेमेंट किया गया और उसने पैर के अंगूठे से शिवाजी राजे का तिलक किया। तो ब्राह्मणवाद के सामने ये झुकना, ये मराठों के मानस के अंदर है। फिर उन्होंने वहाँ जब शिवाजी राजे के बाकी तो साथी आप जानते हैं, कोई गडरिया था, कोई कुछ था, ये ओबीसी और छोटे के वर्ग के लोग थे, तो ये जो है इनके ऊपर पेशवा ने, ब्राह्मण ने कब्जा किया। और आपको एक बात बताऊं, पानीपत में जब हारे थे तो वहाँ मराठा नहीं हारे थे, मराठाओं का शौर्य और पराक्रम नहीं हारा था, वहाँ पे भाऊ का, पेशवा का अहंकार और अनुभवहीनता हारी थी। यही तो कहा जा रहा है। और अब की बार सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि इन्हीं पेशवाओं ने, इसी पेशवाई ताकतों ने मराठा क्लेम दिल्ली का 2024 का ख़त्म करने की कोशिश की है। तो अगर मराठा मानुस इन पेशवाई ब्राह्मणों से सचेत हो जाएगा और इनकी काट निकाल लेगा तो उसकी दावेदारी बचेगी और बॉम्बे में उसकी स्टैंडिंग बनेगी। वरना जैसे पहले हाल थे कि ये थैली वाले गुजराती और काठियावाड़ी बनिए, ये बॉम्बे पे हुकूमत करेंगे और ये मराठा मानुस महाराष्ट्र में पेशवाई वापस आते दिख रही है। यूपी में और बाकी राज्यों में जो है हिंदूवाद की बात की जा रही है। क्या लगता है ये राजनीति जो है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक समीकरण पे दिख रही है? नहीं, आप ऐसे मत मानकर चलिए कि जिनके हाथ में सत्ता थी वो अपने हाथ से सत्ता क्यों कर जाने देंगे। जैसे आपने यूपी की बात की तो राजशाही, ठाकुर राजशाही, क्षत्रिय सबसे पहले हार चुके थे। अकबर की नीति क्या थी? बेटी दो और राज लो। महाराष्ट्र पे वापस आते हैं, एक सवाल लेते हैं। आपने बात की राजशाही की, शिवसेना के लिए महाराष्ट्र सबसे बड़ा उनका जो गढ़ था उनके हाथ से जा रहा है। क्या लगता है फ्लोर टेस्ट की जो अभी भी मांग की गई है, क्या लगता है सत्ता अभी भी दरकिनार पलट सकती है? क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी अपना सीएम अनाउंस कर चुकी थी और शपथ हो चुकी थी, उसके बाद शिवसेना ने गेम चेंज कर दिया था। क्या लगता है इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र में? अगर इस वक्त ये मास्टर स्ट्रोक है कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो 2019 में ये मास्टर स्ट्रोक किस तरीके से नहीं था ये बीजेपी बता दे। ये उनके चाणक्य बता दें कि भाई उस वक्त तो तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी ये बात कि तुमने गठबंधन टूट जाने दिया, दूसरी सरकार बन जाने दी।
विरोधी ताकतों की सरकार बन जाने दी, और आज वो तुमने वही चीज थूक के चाट लिया। बीजेपी ने और क्या, थूक के चाट लिया। उस वक्त उन्होंने ठाकरे साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, हाँ। फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकते थे, वो आज इन्होंने इसे सही कर लिया। तो उस वक्त जो थूका था वो आज इन्होंने चाट लिया है। अच्छा। लेकिन जो हैरत की बात है वो ये है, जिस मराठी मानुस की हम बात करते हैं, अब एक बताइए, मैं एक ऑटो रिक्शा चालक हूँ, और मैं राजनीति में जब शिवसेना खड़ी हो रही है तो मेरा भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोग जुड़ते जा रहे हैं शिवसेना की वजह से, और मैं हूँ ऑटो रिक्शा चालक। और जब मैं सत्ता में पहुंचने के करीब पहुंचता हूं, तो मेरे यहाँ जितने भी फंक्शन हुए, मान लो किसी दिन मेरे परिवार वालों को बाला साहब ने किसी फंक्शन में बुलाया, तो एक दिन पहले तैयारी होने लगती होगी। इन विधायकों के बाप भी तो होंगे, माँ भी तो होगी, बीवी भी तो होगी, भाई भी तो होगा, बहन भी तो होगी, इसके अड़ोसी पड़ोसी, इनके साथी भी तो होंगे जो शिवसेना के नाम पे खुशियां मनाते थे, फक्र महसूस करते थे। वो सारे कहाँ हैं? वो है मराठी मानुस। अगर किसी भी पत्नी ने ये भी कह दिया होता कि आप घर आइए, आपका स्वागत है, पर गद्दार के तौर पे नहीं, तो उसका मैसेज अलग जाता। अगर कोई बाप ये कहता कि बेटा तुम शिवसेना त्याग रहे हो सत्ता के लिए, मैं तुम्हें बेदखल कर रहा हूं, मैं तुम्हें खारिज कर रहा हूं, तो वो बाप कहाँ है? तो मराठी मानुस जो है वो कहीं तो ब्राह्मण के सामने झुक गया है, और कहीं पैसे की मार। ठीक है, आपने एक शब्द का अभी अभी इस्तेमाल किया, मास्टर स्ट्रोक। मीडिया जो है बढ़ चढ़ कर इस पूरे मामले को कह रही है कि भैया बीजेपी ने ना महाराष्ट्र में अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक बता रही है इस पूरे मामले को। और मैं उसे थूक के चाटना बता रहा हूँ, तो कह दीजिएगा कि सारी मीडिया एक तरफ है और वकील साहब अलग एक तरफ है। वो इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं बता रहे, वो इसे थूक के चाटना बता रहे हैं। जो उन्होंने 2019 में थूका था, उसे अब चाट लिया है। जी सर, क्या लगता है अभी भी कोई मतलब कुछ गुंजाइश है शिवसेना की वापसी की? वो राजनीति का मामला है, पब्लिक डिसाइड करेगी, अब नहीं करेगी, इलेक्शन में करेगी। पर इस वक्त जो हमें और आपको करना चाहिए, वो दुआ करनी चाहिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो। किसको? सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि? जी जी, सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि दो। जी। देखिए, आपने छोटे बच्चे देखे? हाँ। तो ये छोटे बच्चे जब होते हैं तो ये आवाज़ लगाते हैं अपनी माँ को, जब इन्हें पॉटी करनी होती है। तो एक बच्चा वो होता है जो आवाज़ लगाता है कर ली, करके आवाज़ लगाता है। माँ आती है, गाल पे 2 चपत मारती है। पहले नहीं बोल सकता था, फिर वो उसे बैठाती है, उसका कच्छा भी धोती है, उसके भी गाल पे फिर दुला के करने से पहले कहा कर, वो चला जाता है। एक बच्चा वो होता है जो आवाज़ लगाता है करनी है। माँ आती है भागी भागी, कहती है गुड बॉय, कच्छा उतारती है, उसको पॉटी पे बैठाती है, पॉटी करा के उसे धो के और फिर कच्छा पहना देती है, फिर कहती है गुड बॉय। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त पहले वाले बच्चे की मानसिकता से चल रही है। अच्छा, तो मतलब दूसरे वाले बच्चे की मानसिकता से उसे चलना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जो चीज़ तुम्हारे सामने डिसाइड होने के लिए आ गई, उसमें तुम्हें शपथ ग्रहण कराने की। अब अगर इसको करेंगे तो क्या होगा? अब तो तुमने कर ली, रायता फैल गया। अब तो आपने कर ली, अब तो आपको बैठा के पहले माँ 2 चपत लगाने चाहिए, आपकी पॉटी पे बैठाने से पहले आपका कच्छा भी धोना चाहिए और गुस्सा भी करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद आर्बिट्रेरियस की शिकार होती जा रही है। और पिछले दिनों में जो इन्होंने जिस तरीके से फैसले दिए हैं, उससे मेरा एक शक अब कन्फर्म में होता जा रहा है, कन्वर्ट। वो ये है कि कोलिजियम सिस्टम भारत की सुप्रीम कोर्ट की गुणवत्ता को खा गया। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को आदत हो गई है खरीद फरोख्त करने की, चाहे बात की जाए महाराष्ट्र की। नहीं, आप नहीं। अच्छा, संजय सिंह जूनियर, जी, आम आदमी पार्टी वाला। जी। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी को आदत हो गई है विधायकों की खरीद फरोख्त करने की, सत्ता की खरीद फरोख्त करने की। जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता तो वो इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के हैं ना। तो आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल वजूद है वो क्या है? बीजेपी की परछाई। तो कहता रहने दीजिए, उन्हें और ज़्यादा अच्छा मालूम होगा। वो भी तो लाला की दुकान पे झाड़ पोंछ का काम करते हैं, लाला केजरीवाल के यहाँ। तो वो खरीद फरोख्त की बात करते हो, मंडी की बात करते हो, ठीक है, लालाओं के साथ बैठेंगे तो ऐसी ही बोली बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी बातचीत। और बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें बेहद हमें खुलकर समझ में आई हैं कि देखिए, सत्ता जो है वो हमेशा किसी एक की नहीं बनी रहती। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस हक में आएगा और महाराष्ट्र में किस तरीके की राजनीति अभी और 10-12 दिन में देखी जाएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।